बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम बात करेंगे कि इक्विटी का एक मशहूर प्रिंसिपल हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी क्या होता है। हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी पढ़ने से पहले या उसको समझने से पहले हमें ज़रूर देखना चाहिए कि इक्विटी है क्या। इक्विटी ये है कि 15वीं-16वीं सदी में कॉमन लॉ कोर्ट्स जो काम कर रही थी वो प्रेसिडेंट्स की बुनियाद पर काम कर रही थी। इंग्लैंड में कोई कोडिफाइड लॉ नहीं था, ऐसा नहीं था कि कोई लॉज की किताबें हों, एनेक्टेड लॉ हो, पार्लियामेंट उस तरह से थी नहीं। बादशाहों के जजेस होते थे अपॉइंटेड और वो फैसले देते थे। अब उन फैसलों से प्रेसिडेंट्स बनती थी, मिसालें बनती थी, नज़ीरें बनती थी, जैसे केस लॉ की बुक्स होती हैं। अब होता यह था कि जब भी किसी बंदे को कोई नया मसला आया और वो कोर्ट लेके आया अपने मसले को, तो वही प्रेसिडेंट उस पर अप्लाई कर दी जाती थी। लोग ये कहते थे हमारे मसले नए हैं लेकिन हमें हाल पुराने मिल रहे हैं। लोग सेटिस्फाइड नहीं थे। लोगों ने बादशाह के पास गए, शिकायत की। बादशाह ने अपने दरबार का सबसे बड़ा जो कोर्टियर था, लॉर्ड चांसलर, उसकी ड्यूटी लगाई कि भाई तुम इन मामला को सुन लिया करो। लॉर्ड चांसलर ने वो मामला सुनने शुरू किए, लेकिन लॉर्ड चांसलर के साथ भी एक मसला था। वो मसला ये था कि कॉमन लॉ कोर्ट्स के पास तो पूरा कोर्ट का निज़ाम था, वो तो उनके पास था कि वो किस तरह से फैसले देंगे। कोर्ट्स थी वो, लेकिन लॉर्ड चांसलर तो कोर्ट नहीं था, वो तो एग्जीक्यूटिव था, एक अफसर था। तो लॉर्ड चांसलर जो है उसने फिर ऐसा किया कि कॉमन लॉ कोर्ट से जो फैसला आता उसमें जो कमी होती या जिससे डिससेटिस्फैक्शन हो रही है लोगों को, उसको सप्लीमेंट कर देता किसी फेयर बात के साथ, किसी फेयर हल के साथ। गुड कॉन्शियसनेस की या दिल की जो आवाज़ होती है उसके बुनियाद पे जो कोई ऑर्डर में कमी होती थी उसे पूरा कर दिया जाता था। इससे एक प्रैक्टिस बन गई कि जहाँ पे कॉमन लॉ कोर्ट्स के फैसले में कोई कमी हो, वो आप कोर्ट ऑफ चांसरी यानी चांसलर की कोर्ट में चले जाएं और वहाँ से कुछ फेयरनेस की बुनियाद पे जो आपकी कमी होगी उसे हल कर दिया जाएगा। अभी जो प्रैक्टिस है फेयरनेस और गुड कॉन्शियसनेस की, ये चलने लगी। यही प्रैक्टिस बाद में प्रिंसिपल्स बन गई, असूल बन गई। जब कोई प्रैक्टिस बार बार प्रैक्टिस होती है तो वो असूल बन जाती है। उन्हीं असूलों को प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी कहा जाता है। अभी जो प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी हैं, फिर जब ये कुछ अर्सा गुजरा, 100 साल 200 साल, तो उसके बाद ये एक कानून बन गया जिन्हें हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कहते हैं। अब ये जो इक्विटी के प्रिंसिपल्स हैं, इसी में से एक प्रिंसिपल है उसको जिसका नाम है हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी। यानी अगर आप कोर्ट से रजू करते हैं अपनी किसी मदद के लिए, रिलीफ के लिए, तो अगर आप चाहते हैं कि कोई शख्स दूसरा आप कोई जिम्मेदारी उसकी है आपकी तरफ तो वो अदा करे, तो ये भी देखा जाएगा कि आपकी कोई जिम्मेदारी उसकी तरफ तो नहीं है जो आपने अदा करनी है। यानी अगर आप कोर्ट से हेल्प मांग रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मेरे साथ इक्विटी या इक्विटेबल ट्रीटमेंट होना चाहिए, फेयरनेस और गुड कॉन्शियसनेस की बुनियाद पर फैसला होना चाहिए, मुझे हेल्प मिलनी चाहिए, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई आपकी तरफ भी जिम्मेदारी हो जो आपने दूसरे की अदा करनी हो, तो आपको पहले वो भी अदा करनी पड़ेगी। अगर आप कोई जिम्मेदारी दूसरे से परफॉर्म कराना चाहते हैं तो रेसिप्रोसिटी में जो उसकी तरफ आपकी जिम्मेदारी है वो भी आपको अदा करनी होगी। इसी से एक कॉन्सेप्ट जिसको सेट ऑफ कहते हैं ये निकला। सेट ऑफ क्या होता है? सेट ऑफ होता है मैंने आपसे 200 रुपये लेने हैं, आपने मुझसे 100 रुपये लेने हैं। तो चूंकि मैंने आपसे ज़्यादा रुपए लेने हैं, यानी 200 रुपये, और आपने मुझसे 100 रुपये लेने हैं, तो चूंकि मेरी रकम ज़्यादा है तो बस आप मुझे 100 रुपये पे करें और बात खत्म। ऐसा नहीं कि पहले मैं आपको 200 रुपये दूँ फिर आप मुझे 100 रुपीज़ दें तो फिर कोई डिवीजन करे, नहीं। मैंने आपसे ज़्यादा पैसे लेने हैं, आपने मुझसे कम पैसे मुझे लेने हैं, तो जो हमारा फ़र्क होगा बस आप मुझे वो अदा कर दीजिए। अभी आपको मिसाल छोटी लग रही होगी, इसको जरा मिलियंस में ले जाएं, बिलियंस में ले जाएं। कंपनीज़ के यहाँ जो सेट ऑफ होता है कि दो कंपनीज़ हैं, उनकी आपस में रेसिप्रोसिटी में कुछ लाइबिलिटीज़ हैं, रेसिप्रोकल लाइबिलिटीज़ हैं, तो उन लाइबिलिटीज़ को सेटल कर दिया जाता है। जिस कंपनी से ज़्यादा लेने होते हैं बस उसको बकाया अदा करके खत्म कर दिया। इस बकाया को अदा कर देने को सेट ऑफ कहते हैं। ये कहाँ से निकला? इसी प्रिंसिपल से, हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी। इसी तरह दूसरी चीज़ जो रेसिशन है, रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो क्या होता है कि कंसिडरेशन का रिवर्स हो जाना, लिया दिया वापस हो जाना। अगर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेबल ना रहे, उसे आगे ना परफॉर्म किया जा सकता हो, तो जो लिया दिया होता है वो वापस हो जाता है। जो प्रॉपर्टी होती है वो रेस्टिट्यूट हो जाती है, वापस हो जाती है। जो रकम होती है वो रिफंड हो जाती है, वापस हो जाती है। तो ये क्यों हो जाती है वापस? कॉन्ट्रैक्ट को तो परफॉर्म होना चाहिए, परफॉर्मेबल नहीं रहा तो लिया दिया वापस किस बुनियाद पे होता है, किस असूल पे होता है? इसी असूल पे होता है कि हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी। अगर ट्रांजैक्शन आगे नहीं चल रही तो जो आपके पास उसकी प्रॉपर्टी आप उसे वापस कर दें, और जो आप उसके पास जेब में आपके पैसे पड़े हैं वो आपको वापस करा दी जाते हैं। तो रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इसी बुनियाद के ऊपर खड़ी है। ये ही पार्ट परफॉर्मेंस या इस तरह के हवाले से जब रेसिशन की तरफ गए या सेट ऑफ की तरफ गए, तो ये सारे प्रिंसिपल्स की जो एप्लीकेशन है ये इसी प्रिंसिपल पे खड़ी है कि हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी। डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन, यानी अगर फर्स्ट कर लें गांव के अंदर कोई आपकी ज़मीन है और आपका 1 एकड़ किसी के 50 एकड़ के दरमियान में फंसा हुआ है और उसकी ज़मीन आपके करीब फंसी हुई है, तो अगर आप प्रॉपर्टी का एक्सचेंज कर लेंगे, तुम वो वाली प्रॉपर्टी जो तुम्हारी उधर है वहाँ मैं ले लेता हूँ और जो मेरी प्रॉपर्टी तुम्हारे पास है वो तुम ले लो, तो ये आप कब करेंगे? जब आप ऐसा करना चाहें तो आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये नहीं कह सकते कि मैं वो वाली प्रॉपर्टी तुम्हारी ले लेता हूँ, जो तुम्हारा मेरा यहाँ एकड़ है वो नहीं आप तो लोगे, वो भी मेरे हक में रहेगा। यानी इसे कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन। इफ़ यू चूज़ अ डील टू इलेक्ट कि आप ये प्रॉपर्टी लेंगे और ये छोड़ेंगे, तो फिर आपको एक छोड़नी पड़ेगी और एक लेनी पड़ेगी। तो डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन जो है वो भी इसी बुनियाद पर खड़ा है कि हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी। अगर आप प्रॉपर्टी एक्सचेंज कर रहे हैं तो एक्सचेंज में आपको अपनी छोड़नी पड़ेगी अगर आपने दूसरे की प्रॉपर्टी लेनी है। सेट ऑफ बकाया रकम दे दें, हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी। डिसीजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लिया दिया वापस हो जाता है, हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी। तो ये इक्विटी का प्रिंसिपल है, हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी, जो जिसके ऊपर बाद में आज जो लीगल रेमेडीज़ हैं वो ट्यून हुई हुई हैं, इसी के ऊपर खड़ी हैं। तो इसलिए इक्विटी के प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट हैं कि उन्हें पढ़ा जाए और समझा जाए। कोई सवाल से सवाल हो तो ज़रूर कमेंट्स में कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।